नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा चौधरी एक बार फिर से आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक विश्व भूगोल के अंतर्गत होगा महाद्वीप, देश, राजधानियाँ और मुद्राएं। इससे संबंधित जितने भी टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे हम यहाँ पर करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर वाले सारे क्वेश्चंस। देखिए, थ्योरी तो आपने काफ़ी सारी पढ़ ली होगी, लेकिन बात क्वेश्चंस की आती है तो हम क्वेश्चंस करने में कमियाँ करते हैं। तो मैंने यही सोचकर ये सीरीज चलाई है कि जिससे आपके क्वेश्चंस पर भी पूरी कमांड बन जाए। और एक और बात मैं क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हम यहाँ पर इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। जितने क्वेश्चंस बने थे इतिहास में, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के क्वेश्चंस भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 2 सब्जेक्ट हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमारा सब्जेक्ट है वो विश्व भूगोल चला हुआ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके बाद हम भारतीय भूगोल को करेंगे, भारत का भूगोल, ये हमारा टॉपिक होगा। तो जो स्टूडेंट नए हैं, जिन्होंने क्लासेज हमारी रेगुलर नहीं ली हैं, वो चैनल पर जाइए, जनरल अवेयरनेस के नाम से वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको सीरीज़ वाइज सारी क्लासें मिल जाएंगी सीक्वेंस में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारी क्लासेज आप लेने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद आपकी क्लास हो रही होंगी। आपको भी लगता होगा कि हाँ, हेल्पफुल है आपके लिए। चलिए क्लास को करते हैं आज की शुरू। पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? क्वेश्चन हमारा 61 बनता है। 60 क्वेश्चंस तक तो हम कल कर चुके थे और आज का क्वेश्चन 61 से स्टार्टिंग होगी। पीसा की मीनार किस देश में स्थित है क्वेश्चन है हमारा, और ये आंसर होगा हमारा इटली। इटली में इसको लिविंग टावर ऑफ पीसा के नाम से भी जाना जाता है और ये इस जो है इटली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62, किस जगह पर एक देश का नाम पूछा जा रहा है आपसे। में कॉक्स बाजार में दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्री तट है? तो बांग्लादेश यहाँ राइट आंसर होगा। बांग्लादेश में कॉक्स बाजार में दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्री तट है। बांग्लादेश तट पर 75 मील विश्व के सबसे लंबे प्राकृतिक रेत समुद्र तट के कॉक्स बाजार ने अपने 3 प्रमुख तटों, जिसमें लोबिनी, हमचारी और इनानी पर बड़े पैमाने पर विकास किया है। सांसूर्य और सफ़ेद रेत के कण कॉक्स बाजार बांग्लादेश में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बन गया है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा। अफ्रीका महादेश का महाद्वीप भी इसको बोलते हैं, बहुत बड़ा है तो इसको पूरे को अफ्रीका महाद्वीप बोलते हैं। इसका सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया यहाँ हमारा राइट आंसर तंजानिया होगा। माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका देश का सबसे ऊंचा पर्वत है तथा विश्व का सबसे ऊंचा एकल पर्वत है। इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। यह अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में स्थित है और यह एक स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। यह पर्वत विषुवत रेखा के समीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख जो पर्वत हैं वो एटलस पर्वत, माला पर्वत, डेक्कन बर्ग्स और कैमरून आदि पर्वत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ। विश्व की जो सबसे ऊंची मुड़ी हुई मीनार है, जिसको हम टावर के नाम से भी जानते हैं, और इन्फिनिटी टावर, ये पूछा जाता है किस देश में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा या मुड़ी हुई मीनार या फिर टावर इन्फिनिटी टावर के नाम से जो जाना जाता है, किस देश में स्थित है? तो दुबई हमारा राइट आंसर होगा। संयुक्त अरब अमीरात में यह स्थित है और इसका जो उद्घाटन किया गया था वो 10 जून 2013 को हुआ था। इसका निर्माण केयन रियल एस्टेट निवेश और डेवलपमेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैरेबियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? कैरेबियन देशों के समूह की बात करते हैं तो जॉर्डन यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। कैरेबियन देशों के समूह उत्तरी अमेरिका में स्थित द्वीप समूह है। यह कैरेबियन महासागर तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर के आसपास के क्षेत्र हैं। दिए गए विकल्पों में जॉर्डन द्वीप जो है ये समूहों का हिस्सा नहीं है। यह दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित सीरिया एवं सऊदी अरब का एक पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा राइट आंसर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा और चौथा देश है। ठीक है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल जो है ये 9525067 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो भारत की मूल निवासी कमला हैरिस हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष बड़े देशों की श्रेणी में रूस सबसे पहले आता है।
इसका क्षेत्रफल 17,125,000 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है। कनाडा सेकंड है, चीन आपका थर्ड नंबर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो 4 नंबर पर, ब्राज़ील की बात करते हैं 5 नंबर पर आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया 6 पर और 7 नंबर पर आता है भारत। 8 नंबर पर अर्जेंटीना, 9 नंबर पर आता है कजाकिस्तान और 10 नंबर पर आता है अल्जीरिया। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन से स्वदेशी लोग रूस के स्टेपीज़ में रहते हैं? स्टेपीज़ में रहते हैं कौन से स्वदेशी लोग हैं जो रूस के स्टेपीज़ में रहते हैं? किर्गिज़ यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, किर्गिज़। आगे चलते हैं और इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। रूस के स्टेपीज़ प्रदेश के प्राचीन निवासियों को किर्गिज़ कहा जाता है। यह मध्य एशिया के किर्गिस्तान गणराज्य में रूस की स्टेपीज़ प्रदेश में निवास करते हैं और यह पशुपालन का व्यवसाय करते हैं तथा इनके निवास गृह को युर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? युर्त कहते हैं। बरमूडा त्रिभुज किस जगह तक जाती है? जो बरमूडा त्रिभुज है वो किस जगह तक जाती है, ये हमसे पूछा जा रहा है और ऑप्शन दिए गए हैं इसमें दक्षिणी फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और हवाई द्वीप। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? हमें बताना है कौन सा यहाँ सही है या कौन से सही है। वेटिकन सिटी जो है यहाँ पर हमारा वेटिकन सिटी राइट आंसर होगा, वेटिकन सिटी। देखते हैं इसकी व्याख्या को। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है और इसका क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमीटर है। वेटिकन सिटी इटली देश के रोम शहर के अंदर बसा हुआ एक स्वतंत्र देश है। वेटिकन सिटी के बाद मोनाको 2 वर्ग किलोमीटर को दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश माना जाता है। मोनाको का जो क्षेत्रफल है वो 2 वर्ग किलोमीटर है और ये दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे छोटा देश है। आपका जो बनता है हमारा वेटिकन सिटी, ये इटली का एक शहर है रोम के अंदर ही बसा हुआ एक स्वतंत्र देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 71। म्यांमार इसका पुराना नाम है। म्यांमार का पुराना नाम बताना है तो यहाँ पर राइट आंसर बर्मा होगा। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है और वर्ष 1989 में इसका नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया था। म्यांमार के उत्तर में चीन, पश्चिम में भारत तथा बांग्लादेश और हिंद महासागर तथा दक्षिण पूर्व में थाईलैंड स्थित है। इसकी राजधानी नॉयपियोड तथा करेंसी यहाँ के ज्ञात है। करेंसी क्या है? ज्ञात है। और राजधानी क्या है? नायपियोड है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, इसकी करेंसी को और इसकी राजधानी को ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 72। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को मिलाकर विश्व में कुल कितने डैश महाद्वीप हैं? महाद्वीप की बात हो रही है तो विश्व में हमारे 7 महाद्वीप हैं। राइट आंसर 7 महाद्वीप होगा, जो इस प्रकार से हैं। आप एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। इनको ध्यान में रखेंगे और इनको आप क्रम वाइज भी ध्यान में रखिएगा, कई बार क्रम से भी पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। इंग्लैंड का अटलांटिक महासागर से वही संबंध है जो कि ग्रीनलैंड का संबंध है। ग्रीनलैंड का संबंध किससे है? अटलांटिक महासागर से। ग्रीनलैंड का किससे है? अटलांटिक महासागर से है। उसी तरीके से इंग्लैंड का अटलांटिक महासागर से वही संबंध है जो ग्रीनलैंड का है आपके अटलांटिक महासागर से। इसको भी ध्यान में रखेंगे, दोनों उसी से जुड़े हुए हैं। ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इंग्लैंड में भी अटलांटिक महासागर में इंग्लैंड क्या है? भी अटलांटिक महासागर में स्थित एक देश है। अतः इन दोनों देशों का संबंध अटलांटिक महासागर से, वही तो बात पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 74। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? तो ये नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। प्रवाहित होने वाली एक ऐतिहासिक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमा युंगडुंग नाम का एक हिमवात है, वहीं से हुआ है। एक ग्लेशियर है, वहीं से हुआ है, जिसका नाम है चेमा युंगडुंग और ये मानसरोवर के निकट है। बांग्लादेश में यह नदी जमुना के नाम से, ये कल भी बताया मैंने आपको, और यालू तसांग
चिमांग, ये एक जगह है, आदि नामों से ये अलग अलग जगह में जानी जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में चीन के नाम से, जमुना के नाम से जानी जाती है और ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, इसके कई सारे नाम हैं। तिब्बत में ये सांगपो के नाम से भी जानी जाती है। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बनता है हमारा 75। क्वेश्चन नंबर 75, रूस के स्टेपी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से मूल निवासी रहते हैं? स्टेपी क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर किर्गिज़ रहते हैं। किर्गिज़ जनजाति एशिया, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में निवास करती है और इसके शरीर का रंग पीला तथा कद छोटा होता है। ये लोग ऊन और खाल के वस्त्र पहनते हैं। किर्गिज़ जनजाति मुख्यतः पशुपालन पर आश्रित होती है। इनके घर गोल गुंबद का गोलाकार होते हैं, तंबू जैसे होते हैं और इनकी स्थानीय भाषा जो है वो युत होती है। क्या होती है? युत। 76 क्वेश्चन, चीन ने रणनीतिक ठिकाने हिमनटोटा एक गहन जल बंदरगाह है जिसका 70% हिस्सा खरीद लिया है। किसने? चीन ने रणनीतिक ठिकाने बनाकर अपने हिम्बनटोटा नाम का एक गहन जल बंदरगाह है, 70% हिस्सा इसका इसने खरीद लिया है। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है ये हमें बताना है। तो ये बंदरगाह जो है वो श्रीलंका में स्थित है। 9 दिसंबर 2017 को श्रीलंकाई प्रधानमंत्री रोनियल विक्रमसिंघे, श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था रोनियल विक्रमसिंघे, इन्होंने हिबनटोटा बंदरगाह परियोजना का आधिकारिक शुभारंभ कर दिया इसका। और इसके बाद परियोजना के तहत हिबनटोटा बंदरगाह को 99 वर्षों के पट्टे पर चीन को सौंप दिया। उल्लेखनीय है कि हिबनटोटा बंदरगाह में चाइना मर्चेंट पोर्ट्स होल्डिंग संस्था की हिस्सेदारी 70% होगी। यह समझौता $1.12 बिलियन का है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 77, क्रीमिया अब इसका भाग है। बताना है कि क्रीमिया किसका भाग है? रूस का भाग है। अब क्रीमिया यानी कि यूक्रेन का एक स्वायत्तशासी अंग है। क्रीमिया किसका है? यूक्रेन का एक स्वायत्तशासी संघ है। क्रीमिया 1783 से 1954 तक रूसी भूभाग का हिस्सा था। वर्ष 1954 में सोवियत संघ रूस के सर्वोच्च नेता निकिता खुर्सेव ने क्या किया? निकिता जो खुर्सेव थे उन्होंने एक अध्यादेश के तहत इसका विलय यूक्रेन में कर दिया। परंतु यूक्रेन गृह युद्ध के कारण क्रीमिया प्रायद्वीप ने एक जनमत संग्रह के द्वारा 16 मार्च 2014 को अपने को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया और रूस में अपने विलय की घोषणा कर दी। 18 मार्च 2024 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया को रूसी संघ में मिलाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके तहत क्रीमिया रूसी संघ का हिस्सा बन गया, जिसको लेकर रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव है। आगे चलते हैं 78 क्वेश्चन को देखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ दक्षिण अफ्रीका है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिणी अफ्रीका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। 79 क्वेश्चन, पाकिस्तान में चीन की सहायता से कौन सा गहरा जल बंदरगाह बनाया जा रहा है? तो कौन सा बनाया जा रहा है? ग्वादर। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ग्वादर होगा। पाकिस्तान ने चीन की सहायता से ग्वादर बंदरगाह बनाया है और इसका यह क्या है? एक गहरा जल बंदरगाह है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर के किनारे पर स्थित एक बंदरगाह शहर भी है। दिनार कहाँ की मुद्रा है? 80 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। दिनार कहाँ की मुद्रा है? दिनार जो मुद्रा है वो इराक की है। इराक देश की मुद्रा क्या है? इराकी दिनार है। इराक देश की मुद्रा इराकी दिनार। चीन की मुद्रा युआन, ब्राज़ील की मुद्रा रियाल और थाईलैंड की मुद्रा बेहत है। रूस की मुद्रा क्या है? रूस की होती है रूबल। रूस की क्या है मुद्रा? रूबल। राइट आंसर रूबल। क्वेश्चन नंबर 82,
82 को देख लीजिए, उससे पहले कुछ और मुद्राएं देख लीजिए आप। 82 को थोड़ी रुक कर देखते हैं। मुद्रा देखते हैं, भारत की होगी रुपया, रूस की होगी आपकी रूबल, अमेरिका की है डॉलर और कुवैत की है दिनार। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 82। इंग्लैंड में अटलांटिक महासागर से इंग्लैंड का वही संबंध है जो कि ग्रीनलैंड का संबंध किससे है? अटलांटिक महासागर से। रिपीटेड हो गया आपका क्वेश्चन, इसको देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 83। मार्क इस देश की मुद्रा है। मार्क इस देश की मुद्रा है, बताना है कौन सा देश है जिसकी मुद्रा है मार्क। तो ये यहाँ जर्मनी हमारा राइट आंसर होगा। जर्मनी की मुद्रा मार्क है, इसको ड्यूस मार्क के नाम से भी जानते हैं। जर्मनी की मुद्रा को ड्यूस मार्क के नाम से जानते हैं। और इंग्लैंड जो है वो पौंड, आयरलैंड की भी आपकी पौंड और फ्रांस की आपकी फ्रैंक। आगे आता है आपका जो टॉपिक, नया टॉपिक आ गया फिर इसमें, कृषि, जलवायु, खनिज और संसाधन। बाकी आपका देश, मुद्राएं और राजधानी, इनसे संबंधित इतने ही क्वेश्चन बनते थे। अब जो क्वेश्चन बनेंगे आपके कृषि, जलवायु, खनिज और संसाधन से संबंधित होंगे। चलिए इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद फिर हमारा विविध होगा, तो विविध को नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो एक ही क्लास और बचा है हमारा विश्व भूगोल के लिए। इसके बाद जो सेकंड क्लास होगा हमारा, उसमें हम भारत का भूगोल स्टार्ट कर देंगे। चलिएगा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 को भी देखते हैं। कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादित करता है? तो वो देश है हमारा चीन, जो कि सर्वाधिक सोना उत्पादित करता है। जो प्रथम स्थान पर खनिज आते हैं और देश, उनको देख लेंगे। सोना चीन में सबसे ज़्यादा होता है, प्रथम स्थान चीन का है। चांदी के लिए मैक्सिको का प्रथम स्थान है। तांबा के लिए चिली, लोह अयस्क के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूरेनियम के लिए कजाकिस्तान का पहला स्थान है। कोयले के लिए भी चीन का पहला स्थान है। खनिज तेल के लिए अमेरिका का पहला स्थान है। और बॉक्साइट के लिए ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 85। जब वायुमंडलीय दाब में तेजी से कमी के कारण मध्य अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र होता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बोम्बोजेनेसिस। बोम्बोजेनेसिस इसका नाम है, इस तूफान का नाम बोम्बोजेनेसिस। और इसमें आगे देखते हैं इसकी व्याख्या को। जब वायुमंडलीय दाब में तेजी से कमी के कारण मध्य अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र होता है तो उसे बोम्बोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 86। उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान लंबी अवधि तक के लिए सामान्य स्तर से ऊपर बने रहने पर बनने वाले नियत जलवायु पैटर्न का नाम बताइए। जो जलवायु पैटर्न है उसका नाम होगा एल नीनो। एल नीनो के नाम से इसे जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय विषुवत क्षेत्र में समुद्र तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए दबाव के लिए उत्तरदायी समुद्री घटना को एल नीनो कहते हैं। और इसके कारण समुद्री तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो सकती है। इसके कारण भारत में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि तापमान अधिक होने से दाब निम्न हो जाता है। तापमान अगर अधिक होगा तो ताप क्या हो जाता है? निम्न हो जाता है, जिससे दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में उसकी तुलना में उच्च दाब पाया जाता है। मौसमी हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। 87 क्वेश्चन। सीढ़ीदार खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की जाती है? जो सीढ़ीदार खेती है वो की जाती है हमारी पहाड़ी ढलानों पर। सीढ़ीदार खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। और ये प्राचीन काल से ही चली आ रही क्या है, एक सामान्य विधि हो गई है। इस विधि के द्वारा ढाल की लंबाई को तोड़कर, जो ढाल है इसकी लंबाई को तोड़कर छोटा कर व ढाल की तीव्रता को कम करके मृदा मृदा नमी का संरक्षण किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्यतः 33% की ढाल तक के क्षेत्रों को सीढ़ीदार खेतों में बदला जा सकता है। 88 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गलत परिभाषा कौन सी है? गलत परिभाषा बतानी है, कौन सी है? तो देखिए, परिरेखा समुद्र तल से ऊपर
वे क्षेत्र जिनकी ऊंचाई समान है, ये बात सही कही गई है। और आइसोथर्म एक ऐसे तापमान वाले क्षेत्र, एक जैसे तापमान वाले क्षेत्र, ये बात भी ठीक है। आइसिस हाइटर्स क्या होते हैं, एक जैसी वर्षा वाले क्षेत्र, ये भी ठीक है। आइसोबाथ वे स्थान जहां का वायुमंडलीय दाब एक समान हो, ये एक बात गलत कही गई है इसमें, तो आपका आंसर यही बनेगा। इसकी व्याख्या को देख लीजिए, यहाँ देखिएगा, पृष्ठभूमि पर मानचित्र या फिर पृष्ठभूमि पर पानी की समान गहराई के स्थान को जोड़ने वाली रेखा को आइसोबाथ कहते हैं, या गहराई समोच्च रेखा को आइसोबाथ कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 89, हिमालय, एंडीज, अल्प्स के पर्वतीय क्षेत्र में इनमें से किस प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है? तो यहाँ पर जो जलवायु का अनुभव होता है उच्च भूमि जलवायु का होता है। हाईलैंड क्षेत्र की जो जलवायु है वहाँ उच्च सूर्यताप, निम्न तापांतर वायु और निम्न वायु दाब, तापमान की बड़ी दैनिक रेंज और अधिक मात्रा में वर्षा सामान्य है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई और सूर्यताप, तापमान तथा वर्षा नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार की जलवायु आल्प्स, हिमालय, तिब्बती पठार एवं एंडीज में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन को देखिएगा, जब समय और स्थान के समान वितरण के साथ अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि को चिन्हित किया जाता है तो निम्न में को क्या कहा जाता है? ये बताना है कि निम्न को कहा क्या जाता है। यहाँ जो राइट आंसर बनेगा, मौसम संबंधी सूखा कहेंगे इसको। मौसम संबंधी सूखा हमारा राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। मौसमी सूखा एक ऐसी स्थिति होती है जब अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि होती है जो कि समय और स्थान के साथ समान वितरण के साथ होती है। इस समय और स्थान के साथ में समान वितरण के साथ होती है। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जब क्षेत्र में पर्याप्त मौसमी तथा वर्षा इसके दीर्घकालिक औसत से 75% कम होती है तो इस दशा को मौसमी सूखा कहते हैं। 91 क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर कुछ घटनाओं से भारतीय मानसून प्रभावित होता है। उस घटना को क्या कहते हैं जो कि भारतीय मानसून प्रबलता को बढ़ा सकती है? ये कौन सी घटना कहलाती है? एल नीनो हमारा यहाँ सही आंसर बनेगा। एल नीनो, देखिए एल नीनो तट के पश्चिम में 180 किलोमीटर की दूरी से उत्तर पश्चिमी दिशा में चलने वाली एक गर्म जलधारा है जो कि प्रशांत महासागर से होकर हिंद महासागर में प्रविष्ट कर भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को कमजोर करती है। आगे देखते हैं 92 नंबर, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार निम्नलिखित में से किस विशेषता का संबंध शीतोष्ण से है? शीतोष्ण से किस विशेषता का संबंध है हमें बताना है। देखिए इसके ऑप्शंस, और इसमें जो आपका आंसर बनता है, क्योंकि सबसे ठंडे महीने का जो औसत तापमान है 18 डिग्री सेल्सियस या अधिक होता है, ये बात गलत है। और संभावित वाष्पीकरण संघनन से अधिक हो जाता है, ये भी आपका गलत है। सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, ये भी आपका गलत है। तो आपका आंसर ये बनता है कि मध्य देशांतरीय मौसमी वर्ष के ठंडे महीने का जो औसत तापमान है 3 डिग्री से अधिक बिंदु किंतु 18 से कम होता है। यहाँ आपका सही आंसर बनेगा। इसकी व्याख्या को देखते हुए चलिए, कोपेन जलवायु का वर्गीकरण जो करते हैं तापमान, वर्षा के वितरण और वनस्पतियों के आधार पर कोपेन ने 1918 में विश्व को 6 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। इसकी मुख्य विशेषता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। यहाँ प्रत्येक महीने का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है तथा वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है। सेकंड क्या बनता है? शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु के अंतर्गत इन क्षेत्रों में वर्षा कम और वाष्पीकरण की मात्रा अधिक पाई जाती है एवं उच्च तापमान पाया जाता है। सेकंड शीतोष्ण जलवायु, सर्वाधिक ठंडे महीने का तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक किंतु 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, और सबसे अधिक उष्ण महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है।
4 नंबर पर मध्य अक्षांशों की आर्द्र भूमि, आर्द्र सूक्ष्म तापीय तथा शीतोष्ण आर्द्र जलवायु। मध्य अक्षांशों की आर्द्र सूक्ष्म तापीय तथा शीतोष्ण आर्द्र जलवायु क्या है? वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान जो है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। 5 नंबर ध्रुवीय जलवायु, सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। 6 नंबर पर दिया है इन्होंने उच्च पर्वतीय जलवायु विश्व के अधिक ऊंचे पर्वतों पर पाई जाती है। जो उच्च पर्वतीय जलवायु है विश्व के अधिक ऊंचे पर्वतों पर पाई जाती है और अत्यधिक ऊंचाई के कारण शीत जलवायु पाई जाती है। 93 नंबर क्वेश्चन, नीचे कुछ क्षेत्रों के नाम और उनसे संबंधित बायोम के साथ दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा इसमें सही मेल नहीं खाता, ये हमें बताना है। तो यहाँ टैगा जो है वो समशीतोष्ण पतझड़ वन है, ऐसा नहीं है, ये गलत दिया है आपका। स्टेपी समशीतोष्ण है और आपका सवाना जो है उष्ण व उपोष्ण में घास का मैदान है। सेलवास आपका विषुवतीय वर्षा वन है। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन बनता है 94, मैंग्रोव जो कि तटीय जल में उगते हैं उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो हेलोफाइट बनेगा। यहाँ पर हेलोफाइट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं और जिन्हें हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है, लवणोत्भेदी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये एक विशेष प्रकार के मरुद्भिद पौधे होते हैं जो ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर जल और मिट्टी में लवण जैसे कि NaCl, MgCl2 तथा MgSO4 की अधिक सांद्रता होती है। इस प्रकार की कायिक भूमि की दृष्टि से शुष्क होती है। नोट क्या है यहाँ? हमारे देश में मुंबई, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तटीय जो मैंग्रोव वन है, समुद्र तटीय वनों में मैंग्रोव वनस्पति, इसको मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। जो समुद्र तट पर वन उगे हुए हैं मैंग्रोव वनस्पति है वो। 95 क्वेश्चन, एक हैरिकेन क्या है? हैरिकेन की बात हो रही है। हैरिकेन हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवाती प्रणाली है। कर्क व मकर रेखा के मध्य उत्पन्न होने वाले चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रणाली कहते हैं। और इन चक्रवातों की ऊर्जा मुख्य स्रोत ऊर्जा का क्या है? संघनन की गुप्त ऊष्मा है। इन चक्रवातों का व्यास 80 से 300 किलोमीटर होता है। हैरिकेन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। भारत में इसे चक्रवात गर्त या फिर अववाद कहा जाता है। इसे ऑस्ट्रेलिया में विली, संयुक्त राज्य अमेरिका में हैरिकेन तथा चीन में टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हमारे ये क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अब हमारा विविध बचा है। सारे ही जो क्वेश्चन बच गए होंगे वो सब इसमें आएंगे। कल का जो हमारा क्लास होगा वो विविध से स्टार्ट होगा और कल ही ये विश्व भूगोल हम समाप्त कर लेंगे। फिर हमारा एक नया क्लास आएगा भारत के भूगोल को लेकर। अगर आप चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आया हो क्लास लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलो मिलते हैं आपसे फिर एक अलग नए वीडियो के साथ में, एक नई क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।